हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस में। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 12। ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। और मैं साथ साथ बता दूं ये क्लास 12 के अलावा जितने भी हमारे नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, यूपी टीजीटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये वीडियो आज होने वाला है इस चैप्टर का पार्ट 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नस्ट इक्वेशन के बारे में। और बाकी के लिए बता दूं कि जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, क्लास 12 की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको फर्स्ट से लेकर 6 पार्ट तक के सभी वीडियोज वहाँ ऑलरेडी मिल जाएंगे। चलते हैं, आज हम शुरू करते हैं नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन में हमारा पहला टॉपिक, जब भी हम वीडियो शुरू करने वाले हैं तो पहला टॉपिक हमारा आ रहा है, वो आ रहा है इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल। दैट्स इट, नस्ट इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, टेम्परेचर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या फिर ईएमएफ जो होता है सेल का, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है। ओके, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। सेकेंड थिंग्स है कि जिस पे डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। और थर्ड थिंग्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, की भाई सॉल्यूशन में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। इन 3 चीज पे डिपेंड करता है। नाउ फॉर अ जनरल रिएक्शन, अब हम एक जनरल रिएक्शन के थ्रू इस पूरी नस्ट इक्वेशन को बनाएंगे और समझेंगे। फॉर अ जनरल इक्वेशन m1a प्लस m2b इज इक्वल n1x और प्लस n2y। यहाँ पर हमने एक जनरल इक्वेशन लिख दी ये। अब इसमें m1 क्या है? m1 है कोफिशिएंट ऑफ a, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ a। एंड m2 क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ b। कोफिशिएंट है n1 किसका? x का। और n2 जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है y का। ये इक्वेशन है। सो द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज गिवन बाय द इक्वेशन। इस इक्वेशन की जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग एक्स टू द पावर n1 इंटू वाई टू द पावर n2। ये तो हमारे आ गए प्रोडक्ट वाली साइड के, ठीक है, प्रोडक्ट वाली साइड के। और अपॉन में हमारे आ जाएंगे a टू द पावर m1 एंड b टू द पावर m2। ये हमारे आ गए रिएक्टेंट साइड के। तो हमने कुछ इस तरह से गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन लिख दी। नाउ डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी है फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी डेल्टा जी नॉट हमारा फ्री एनर्जी चेंज है किस पर? स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। चलते हैं, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल होता है माइनस एन एफ ई। ये आप याद भी रखिए, डेल्टा जी जो फ्री एनर्जी है वो होती है एन एफ मल्टी ई नॉट ई के, और डेल्टा जी नोट जो होता है वो होता है माइनस एन एफ ई नोट के। ये हमारी दो चीज़ें हो गई। अब अगर हम इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन 2 वी गेट माइनस एन एफ ई इज इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 टू द पावर एक्स टू द पावर n1 y टू द पावर n2 a टू द पावर m1 इंटू b टू द पावर m2। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम एक कर रहे हैं ऑन डिवाइडिंग बाय माइनस एन एफ। अगर हम इस इक्वेशन को एन एफ से डिवाइड कर दें, माइनस एन एफ से, तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाती है ई इज इक्वल ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 टू द पावर x to the power n1 multiply y to the power n2 अपॉन a to the power m1 multiply b to the power m2। ये इक्वेशन हमारी बन जाती है एंड दिस इक्वेशन इज नॉन एज नस्ट इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम क्या कह रहे हैं? नस्ट इक्वेशन कह रहे हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में, अपने नोट्स में। ये हमारी नस्ट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन है और जो चीज़ें हैं वो भी हम समझेंगे। पहले अब देख लेते हैं 2.303 जो आर टी है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कोई स्टेप। तो हम ये कर रहे हैं कि आर की जो वैल्यू रख रहे हैं, हम रख रहे हैं 8.314। ओके, टी जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू रख रहे हैं 298 केल्विन। जनरली हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी भी हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, जितनी भी हम ये सारी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो रूम टेम्परेचर पे करने वाले हैं, जिसके लिए हम रखते हैं 298 केल्विन। एंड फैराडे विल बी 96,500 कुलाम। एफ की वैल्यू हमारे पास आएगी 96,500 कुलाम। ये सभी वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में रखते हैं तो इक्वेशन 3 जो है वो बन जाएगी E इज इक्वल ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन। अब देखिए यहाँ से F हट गया, R हट गया, T हट गया, क्योंकि हमने उन सब की वैल्यू रख दी है।
तो ये हो गया E इज इक्वल ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 टू द पावर x टू द पावर n1 y टू द पावर n2 अपॉन a टू द पावर m1 इंटू b टू द पावर m2। दैट्स इट। हम कह सकते हैं E इज इक्वल ई नॉट माइनस 0.0591 n log टू द पावर प्रोडक्ट टू द पावर n एंड 10 टू द पावर m। ये हमारी इक्वेशन रिड्यूस होके बन जाएगी। ये भी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें हमने सारी जो डिटेल्स है, जो भी हमने वैल्यू थी वो रख ली। ये आप कह सकते हो ये भी नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको भी लिख लीजिए। अब देखते हैं पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एनोड की। कंसिडर ए जनरल इक्वेशन फॉर द सेल m इज इक्वल m1 प्लस ne। अब ये है क्या, ये है कि यहाँ जो m था उसने n इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, n इलेक्ट्रॉन को लॉस करा और उस पर कितना चार्ज आ गया, m टू द पावर n प्लस का चार्ज आ गया। जितनी भी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उतना ही चार्ज उसके ऊपर आ गया। ठीक है, ये तो हो गई ये वाली बात। अब ऑन अप्लाइंग द नेक्स्ट इक्वेशन, अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करें तो पहले रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। ये रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन है एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो E ऑक्सीडेशन विल बी E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 टू द पावर। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन Mn पॉजिटिव ऊपर आएगा क्योंकि प्रोडक्ट का आता है ऊपर, तो ये तो आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाय हो जाएगा किससे, m से, वो आ जाएगा रिएक्टेंट से। ठीक है, यहाँ तक आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। Mn पॉजिटिव अपॉन m आ गया ऑक्सीडेशन के लिए। Now, note that the concentration of the pure solid and liquid taken as unity। अब हमें ये याद रखना है कि जो प्योर सॉलिड्स या प्योर लिक्विड होते हैं, जैसे यहाँ मेटल है, अगर वो प्योर सॉलिड है बिल्कुल और प्योर लिक्विड है, तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिटी रखते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन उनका क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, प्योर सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए। सो अगर हम यहाँ m की वैल्यू 1 रख दें तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, E ऑक्सीडेशन इज इक्वल ए नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 टू द पावर mn पॉजिटिव n की पावर n पॉजिटिव। ओके, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं फॉर द डैनियल सेल। अगर हम डैनियल सेल के लिए भी हम नेक्स्ट इक्वेशन को यूज करने लगे तो क्या हमारी इक्वेशंस बनेगी। सो पोटेंशियल एट द जिंक इलेक्ट्रोड एनोड। अब एनोड पे क्या होता है हमें पता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक इलेक्ट्रोड से हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा। तो जिंक इलेक्ट्रोड की मैं एक बार रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, ZnS इज इक्वल Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन होती है हमारी जो एनोड पर होती है। ठीक है, और ये कह दो आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो रिएक्शन होती है। अब इससे अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन बनाएं तो बनेंगी E ऑक्सीडेशन इज इक्वल E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 टू द पावर Zn2 पॉजिटिव। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट रख भी देंगे, अगर हम प्रोडक्ट के नीचे रिएक्टेंट रख भी दें ZnS, तो वो क्या होगा भाई, वो सॉलिड है, उसका तो हमने अभी बताया कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिटी होता है, दैट्स इट, वो रखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नाउ पोटेंशियल एट द कॉपर इलेक्ट्रोड। अगर हम पोटेंशियल करें कॉपर इलेक्ट्रोड पर तो वो क्या होगी, E रिडक्शन इज इक्वल E नॉट रिडक्शन प्लस 0.0591 अपॉन n log 10 टू द पावर CO2 पॉजिटिव। अब आप कहेंगे सर ये भी CO2 पॉजिटिव आया, जबकि जो अगर कॉपर के इलेक्ट्रोड की रिएक्शन होती है वो कुछ ऐसी होती है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल Cu। अब आप कहेंगे सर प्रोडक्ट तो ये था, ये कैसे आया, और फिर यहाँ ये सब ऊपर कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो पॉजिटिव का साइन आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है, एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं आपको ये रिएक्शन पूरी लिख के दिखाऊं तो देखिए Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू बनता है CuS, यानी Cu सॉलिड में। ये हमारी रिडक्शन इक्वेशन है, रिडक्शन की इक्वेशन है जो हमारी कब होती है, ये होती है हमारी रिएक्शन हाफ सेल में। अब इसके लिए अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन लिखने लगूं तो इसके लिए जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी E इज इक्वल E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन NF अपॉन N। ओके, log 10 टू द पावर अगर हम रखेंगे तो यहाँ आएगा CuS अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ये हमें रखना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये बात यहाँ पर ये आती है कि अगर मैं E इज इक्वल E नॉट माइनस की जगह अगर मैं प्लस कर दूं, या इसका कॉन्सेंट्रेशन पहले 1 रख के दिखाता हूँ, 0.0591 अपॉन n log 10 टू द पावर 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव। फिलहाल ये इक्वेशन बनती है, ध्यान से देखना ये इक्वेशन बन रही है। लेकिन अगर मैं log के अंदर इस आइडेंटिटी को रिवर्स कर दूं तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि वो आ जाता है माइनस में। तो यहाँ अब साइन आ गया प्लस का, 0.0
591 अपॉन n log 10 to the power Cu2 पॉजिटिव। तो जिसका भी ये डाउट था आई थिंक सॉल्व हो गया होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आया और यहाँ Cu2 प्लस कैसे आया, जबकि इक्वेशन में प्रोडक्ट तो Cu है। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब कंटिन्यू करता हूँ मैं आगे। देखिए ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा। डैनियल सेल के लिए ईएमएफ होगा ई सेल इज इक्वल ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, यही हमने पहले पढ़ा था पार्ट 6 में। तो ई सेल हो जाएगा ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 टू द पावर Zn 2 पॉजिटिव। ये हमने रख दिया ई ऑक्सीडेशन के लिए इक्वेशन, प्लस रिडक्शन के लिए इक्वेशन रखेंगे ई नॉट रिडक्शन प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 टू द पावर Cu2 पॉजिटिव। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इस वाली आइडेंटिटी को और इस वाली आइडेंटिटी को एक साथ रख सकते हैं। So E cell will be E naught oxidation plus E naught reduction minus 0.0591 n log 10 Zn2 positive upon Cu2 positive। यहाँ से आ जाएगा, ये डैनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन है। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ द n विल बी 2 फॉर बोथ जिंक एंड कॉपर। यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी इस सेल के लिए वो होगी 2। ओके, ये नस्ट इक्वेशन है किसके लिए, ये है नस्ट इक्वेशन डैनियल सेल के लिए। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये डैनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन है। ओके, तो आप इसको नोट अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल इन विच द वैल्यू ऑफ द n फॉर द टू आयंस इन द टू हाफ सेल आर नॉट सेम। अब देखिए अभी तो जो हमारे पास n की वैल्यू आई थी वो दोनों के लिए क्या थी, 2 थी। अब ये कहना है एक ऐसा केस आ गया जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो दोनों में चेंज हो रही है। मतलब एक तरफ से तो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है लेकिन दूसरी तरफ से दूसरा इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कुछ बना रहा है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है दूसरी तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये चीज़ है। सो एक सेल इन्होंने दी है Cu2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव एंड Ags। सेल रिएक्शन क्या होगा, इसके लिए सेल रिएक्शन होगा Cus प्लस 2Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ags। अब यहां से 2 हाफ सेल की रिएक्शन क्या होगी, ये होगी Cus इज इक्वल Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गई हमारी किसके लिए, ये एनोड के लिए हो गई ऑक्सीडेशन हाफ सेल की। ओके, ऑक्सीडेशन वाली। और Ag प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ags, ये हमारी हो गई कैथोड वाली, ये हमारी हो गई रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अब हमारे पास डाउट ये नहीं है, डाउट मेन हमारे पास ये था कि यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस है लेकिन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमें n की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये था। इसका आंसर ये है दैट द सेकेंड इक्वेशन इज शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2 टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर सके, यानी इस पूरी रिएक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। सो द इक्वेशन विल बिकम, इक्वेशन क्या बन जाएगी, बन जाएगी 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ags। अब दोनों इक्वेशन में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर हो गए। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सो द पोटेंशियल ऑन द ईच हाफ सेल, अब हम अलग अलग सेल का पोटेंशियल लिखते हैं। E ऑक्सीडेशन इज इक्वल E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 टू द पावर Cu2 पॉजिटिव। ये तो किसके लिए आया, ये आया एनोड के लिए, एनोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसके लिए। अब रिडक्शन के लिए अगर देखें तो E रिडक्शन इज इक्वल E नॉट रिडक्शन प्लस 0.0591 अपॉन n log 10 टू द पावर Ag पॉजिटिव टू द पावर 2। अब ये है क्यों, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया था इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद Ag के लिए 2 आया था। ये इक्वेशन कुछ ऐसी थी, Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ag। तो यहाँ से ये जो 2 आता है यही तो पावर में जाता है कॉन्सेंट्रेशन की, दैट्स इट। सो EMF ऑफ द सेल विल बी E सेल इज इक्वल E ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। अब E ऑक्सीडेशन की वैल्यू ये वाली रख दो, E रिडक्शन की वैल्यू ये वाली रख दो। अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो आएगा E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 टू द पावर Cu2 पॉजिटिव प्लस E रिडक्शन 0.0591 अपॉन n log 10 टू द पावर Ag प्लस स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों आइडेंटिटी को पास में ले आओ। E ऑक्सीडेशन E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 टू द पावर Cu2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाता है किसी और जो हमारे पास एग्जाम्पल आएंगे उनके थ्रू करने का। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक्चुअली ऊपर वाले में हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, नीचे वाले में लिख सकते हैं कि रिडक्शन हो रहा है। यहाँ से इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। When the electrode, metal or non-metal in the contact with their ions are arranged on the basis of their value of their standard reaction potential, the resulting series is called electrochemical series। भाई देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है।
तो ये कह रहे हैं जब जो मेटल और नॉन मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं उनको उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में रखा जाता है, चाहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों तरीके से सीरीज बनेगी, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर रखो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर, जब उनके ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो जो सीरीज बनती है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। जनरली ये क्या होती है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल से लो रिडक्शन पोटेंशियल तक जाती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अब इस केमिकल सीरीज से क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या क्या चीज़ें एडवांटेज है डिसएडवांटेज है वो सब देखने वाले हैं। तो देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपको दे देंगी, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, वो आपके हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। द नेगेटिव साइन ऑफ द SRP इंडिकेट्स देन एन इलेक्ट्रोड व्हेन जॉइंड विद SHE एक्ट एज एनोड एंड द ऑक्सीडेशन अकर्स एट दिस इलेक्ट्रोड। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि अगर नेगेटिव साइन है SRP का तो वो ये इंडिकेट करता है कि जब वो SHE के साथ जोड़ी गई थी तो वो एक एनोड थी और उस पर ऑक्सीडेशन हुआ था। तो जो उस पर नेगेटिव साइन है यानी इन सब पर, ये सभी नेगेटिव साइन वाले रिडक्शन पोटेंशियल के, तो ये SHE के साथ जोड़ने पे एनोड की तरह बिहेव करती थी, यानी यहाँ पर SHE जो था वो एज ए कैथोड वर्क कर रहा था और ये सभी एनोड की तरह वर्क कर रही थी। अब जब ये एनोड की तरह वर्क कर रही थी तो इन सब पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, और ऑक्सीडेशन का रिवर्स करके हमने रिडक्शन पोटेंशियल बना लिया था। Next, the positive sign of the SRP indicates that the electrode when joined with SHE act as cathode and reduction takes place at the electrode। अब ये जितने भी पॉजिटिव वाले हैं इनके लिए कहा जा रहा है कि जब इन्हें SHE के साथ ज्वाइन करा था they act as cathode, इन्होंने कैसे वर्क किया, एज ए कैथोड वर्क किया, और इन पर क्या हुआ, फिर इन इलेक्ट्रोड पे सब पे रिडक्शन हुआ था। ओके, द मेटल एंड with a high negative value of SRP are highly reactive metals and have a tendency to lose electron easily। अब यहाँ से ये पॉइंट भी याद रखिए कि उन मेटल्स जिनकी हाई नेगेटिव वैल्यू है SRP की वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। तो देखिए हाई नेगेटिव वैल्यू किसकी है, लिथियम की सबसे नेगेटिव है, उसके बाद इन्होंने सोडियम दिया हुआ है, पोटेशियम की भी इससे कमी होगी, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, हाई नेगेटिव मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी SRP की, वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा और उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, लॉस इलेक्ट्रॉन ईजिली। ओके, हाई नेगेटिव वैल्यू है। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। ये तो मैंने कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो बताई, अब इनके एप्लीकेशन देखते हैं। इसके थ्रू ही मैं और जो चीज़ें हैं वो बता दूँगा। सबसे पहले एक डायग्राम ये वाला समझिए मेरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो ये सीरीज रखी हुई है वो रखी हुई है पॉजिटिव SRP से नेगेटिव SRP की तरफ। जो पॉजिटिव SRP वाले हैं वो नॉन मेटल्स हैं और जो नेगेटिव SRP वाले हैं वो जनरली मेटल हैं। तो अब इसके थ्रू ही हमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पता लग जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिविटी विद मेटल्स या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स विद हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP आर वेरी रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये कह रहे हैं जो मेटल ज़्यादा नेगेटिव SRP वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बाकी के मुकाबले, यानी जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स। यहाँ पर भी सेम वर्क करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल डिक्रीज एज इंक्रीज ऑफ SRP। ये कह रहे हैं जैसे जैसे SRP बढ़ेगा, जैसे जैसे SRP बढ़ेगा यानी नेगेटिव से कहाँ आएगा, पॉजिटिव की तरफ, तो मेटलिक करेक्टर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, मेटलिक करेक्टर रिड्यूस हो जाएगा। यानी अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम कह सकते हैं अगर नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है, नेगेटिव SRP जा रहा है तो मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा, तो मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा। लेकिन अगर किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो मेटलिक करेक्टर घट जाएगा। चलते हैं आगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे आसानी से हम बता सकते हैं, बहुत आसान है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझना। ओके, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनके थ्रू हम देख लेंगे। ये कह रहे हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है, ठीक है। लेकिन ये होता कैसे है, हम इसे समझेंगे वही SRP के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू। सो लिसन, metals with a high negative SRP will displace a metal with low negative or
पॉजिटिव एसआरपी। सिंपल सी बात है, जिसकी ज़्यादा नेगेटिव एसआरपी होगी वो लो नेगेटिव वाले या फिर पॉजिटिव वाले सभी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, हाई नेगेटिव होगा, वो बाकी सभी को डिस्प्लेस कर सकता है जो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट नॉन मेटल के केस में इसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा। हाई पॉजिटिव एसआरपी नॉन मेटल विद डिस्प्लेस अ नॉन मेटल विद लो पॉजिटिव एसआरपी। तो हाई नेगेटिव जो एसआरपी वाले हैं वो लो नेगेटिव एसआरपी वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं नॉन मेटल्स। चलते हैं रिड्यूसिंग नेचर की तरफ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एसआरपी के थ्रू में रिड्यूसिंग नेचर का कैसे पता लगता है। सो इट डिक्रीज एट द एसआरपी इंक्रीज और वाइस वर्सा। तो ये कह रहे हैं ये भी रिड्यूसिंग नेचर जो होता है वो घटता है जब एसआरपी बढ़ता है। जैसे जैसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे रिड्यूसिंग नेचर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिड्यूसिंग नेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेटलिक की प्रॉपर्टी है। और पॉजिटिव की तरफ जाते हुए नॉन मेटल्स बढ़ते हैं, मेटल्स नहीं बढ़ते। सो मेटल्स विद हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि जितने ज़्यादा नेगेटिव वाले हैं, जितने ज़्यादा नेगेटिव एसआरपी वाले हैं वो बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग नेचर के होती हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। इट इंक्रीज एज एसआरपी इंक्रीज और डिक्रीज विद एसआरपी डिक्रीज। ये जैसे जैसे एसआरपी बढ़ता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है, और जैसे जैसे घटता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर घटता है। सो वी कैन से high positive SRP to low positive SRP it decreases, oxidizing nature decreases। पॉजिटिव एसआरपी से जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे, नेगेटिव की तरफ जाओगे, तो जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है वो घटता चला जाता है। ओके, अब एक टॉपिक और आता है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये क्या है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एक स्टेट आते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट, वो समझना है और उसके कारण क्या होता है ये भी समझना है। तो शुरू करते हैं। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अ रिवर्सिबल रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस दैट इज इन द डैनियल सेल ZnSCU2 पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है, रिवर्सिबल रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। जैसे कि डैनियल सेल में क्या होता है कि Zn पहले तो Cu2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर रहा था तो Zn2 पॉजिटिव और Cu बना रहा था, ये बात है। एट इक्विलिब्रियम एक स्टेट आते हैं इक्विलिब्रियम की, मास एक्शन रेशो विल बिकम इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो मास एक्शन रेशो था वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। दैट्स इट, Q विल बी इक्वल टू Kc। Q जो है वो Kc के इक्वल हो जाएगा, यानी कि मास एक्शन रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। सो एट दैट कंडीशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इस कंडीशन पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है एनोड का विल बी इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड के। दैट्स इट, ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी जीरो। अब जब दोनों ही बराबर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है ईएमएफ जो होगा सेल का क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। एंड देन दिस कंडीशन इज दैट सेल इज फुल्ली डिस्चार्ज। अब जो सेल है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई, यानी अब उसमें कोई भी पावर नहीं रही है। दैट इज इट कम्स एट इक्विलिब्रियम, यानी हम किसी स्टेट पर आ गए, इक्विलिब्रियम की स्टेट पर गए। अब इसे समझना ध्यान से। देखिए ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के लिए और ये है रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन को इस तरह से चलता है और रिडक्शन हाफ का इस तरह से। दोनों की एक स्टेट आएगी इक्विलिब्रियम, जहाँ पे ये रिडक्शन हाफ जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के स्पीड के इक्वल हो जाएगी, यानी इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तब जो सेल है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी और उसमें कोई पावर नहीं रहेगी। सो अकॉर्डिंग टू द नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। E इज इक्वल E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 to the power Q, ये होता है। एट द इक्विलिब्रियम E इज इक्वल 0, Q इज इक्वल Kc। अब इक्विलिब्रियम की क्या कह रहे हैं हम कि जो E है वो 0 हो जाएगा और जो K है, जो हमारा मास एक्शन रेशियो है, वो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। दस 0 विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 Kc। तो अब यहाँ से Kc इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग n E नॉट अपॉन 0.0591। यहाँ से इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो निकालने के लिए आ सकता है, तो आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। सिंपल वैल्यू पुट करनी है E नॉट की। Now there is another topic, work done by the cell। अब वर्क डन कैसे निकलता है। सो वर्क डन बाय द सेल विल बी इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। जितना चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल से। अब चार्ज कितना है, W इज इक्वल NF मल्टीप्लाई E। E क्या है, पोटेंशियल, और NF है चार्ज। सो W विल बी इक्वल टू NF E।
वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। हमें पता है जो वर्क डन होता है सेल के द्वारा वो होता है कि फ्री एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ। सो माइनस डेल्टा जी विल बी इक्वल टू एन एफ ई। मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन बाय द सेल होगा डब्ल्यू मैक्सिमम इज इक्वल एन एफ ई नॉट, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर हमारी सेल ईएमएफ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन, मैक्सिमम वर्क हो जाएगा उस पर, यदि हमारी जो सेल है वो कब है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। सो मैक्सिमम और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, मैक्सिमम और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस डेल्टा जी विल बी एन एफ ई नॉट, ये हो जाएगी हमारी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल एन एफ ई नॉट। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है इसका पार्ट 8 कंप्लीट होता है।